फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो बात स्टार्ट होती है पहले विश्व युद्ध से। आपको ये तो पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 में। अब जितना भयंकर पहला विश्व युद्ध था उससे भी ज़्यादा भयंकर दूसरा विश्व युद्ध था, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अब जब लड़ाई होती है तो दो देशों के यानी दो टीम के बीच में लड़ाई होती है। इसी तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें भी दो टीम थी, एक तो थी मित्र राष्ट्र की टीम और दूसरी टीम थी धुरी राष्ट्र की। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, जैसे कि यूएसए यानी कि अमेरिका था, सोवियत संघ था। सोवियत संघ को यूएसएसआर से लिखा जाता है या फिर आप सोवियत संघ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन था और फ्रांस था। और धुरी राष्ट्र में अगर हम देखें तो उसमें जर्मनी, जापान और इटली था। अब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था तो हुआ क्या, 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए। डेट याद करनी है, 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा, ये हिरोशिमा है जापान में, उस पर परमाणु बम गिरा दिया। और इसके जस्ट 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 में उसने नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। अब नागासाकी भी कहाँ है, जापान में ही है। अब वापिस से समझा देती हूँ, 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए, फिर उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। अब इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा विध्वंस हुआ था, मतलब पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, बहुत सारे परेशान हो गए थे। हुआ क्या था कि अमेरिका के आलोचकों का कहना है कि अमेरिका को पता था कि जापान घुटने टेकने वाला है, यानी कि आत्मसमर्पण करने वाला है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराए। मुझे तो शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि ना अमेरिका दिखाना चाहता था कि अमेरिका कितना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका के समर्थक और खुद अमेरिका ये कहता है कि मैं ये नहीं चाहता था कि जो मेरे साथी देश हैं यानी कि यूएसएसआर है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो जल्दी ही खत्म हो जाए। इस कारण से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब इन्होंने जो परमाणु बम गिराए थे इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो परमाणु बम होते हैं इनके एक सीक्रेट नेम रखे जाते हैं ताकि किसी और को पता ना चल सके इसके बारे में। इसी तरह से जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसका भी सीक्रेट नाम रखा गया था और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था उसका भी सीक्रेट नाम रखा गया था। जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। जैसे हिरोशिमा नाम से पता चल रहा है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा लग रहा है, हेमावारी एक छोटी बच्ची होती है, उसी तरह से हिरोशिमा एक छोटा बच्चा सा लग रहा है। और नागासाकी ये देखने में से बड़ा सा आदमी लग रहा है, जैसे कोई फैट मैन हो, तो इसका नाम क्या हो गया, फैट मैन। अभी एक लिटिल बॉय है तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 15 किलो टन की। अब ये एक फैट मैन है तो इसकी क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी क्षमता कितनी थी, 21 किलो टन की। तो इस तरह से इनके सीक्रेट नाम रखे जाते थे ताकि किसी और को ना पता चले, इनके ये गुप्त नाम रखे जाते थे। अब दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया खत्म, सारे इसकी मार झेल रहे थे दूसरे विश्व युद्ध की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन फिर भी 2 राष्ट्र ऐसे थे जो ऊपर उठ के आए थे, बाकी सारे मार झेल रहे थे, लेकिन 2 देश ऐसे थे जो ऊपर उठे थे। एक तो था अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब इनके पास बहुत ही ज्यादा हथियार थे, परमाणु बम थे, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही उन्नत स्थिति में थी। अब इनमें क्या चलता था, तनाव चलता रहता था इन दोनों देशों में, इनकी तनावपूर्ण स्थिति रहती थी। अब तनावपूर्ण स्थिति रहने के पीछे भी बहुत सारे कारण थे। पहला था कारण हथियारों की होड़।
अब इनके पास इक्वल हथियार है, जितने अमेरिका के पास है उतने ही सोवियत संघ के पास है, जितने अमेरिका के पास परमाणु बम है उतने ही सोवियत संघ के पास परमाणु बम है। तो इन दोनों में होड़ रहेगी कि मैं ज्यादा हथियार बनाऊं, मेरे पास ज्यादा हथियार होने चाहिए, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। इस कारण से इसमें इन दोनों में लड़ाई रहा करती थी। और दूसरा कारण था इनका महाशक्ति बनने की होड़, बनने की होड़। जैसे क्लास में दो बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब टेस्ट के अंदर अगर दोनों के इक्वल नंबर आते हैं तो वो दोनों ये सोचेंगे कि मेरे को ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा ना उसमें मेरे ज्यादा नंबर आने चाहिए ताकि वो मेरे से पीछे छूट जाए, मैं फर्स्ट आ जाऊं क्लास में। इसी तरह से यही बात लागू होती थी इन दोनों देश पे। इन दोनों देश में इक्वल थे, यानी इन दोनों की होड़ लगी रहती थी कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ऊपर उठूं, सबसे ज्यादा वर्चस्व मेरा होना चाहिए, प्रभाव मेरा ज्यादा होना चाहिए। जैसे दो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें जो लड़ाई चलती रहती है, तनावपूर्ण स्थिति चलती रहती है, वैसे ही स्थिति इन दोनों में चलती रहती थी। और तीसरा पॉइंट था इनका विचारों की लड़ाई। विचारों की लड़ाई किस तरह से थी? जो अमेरिका था वो पूंजीवादी देश था और जो सोवियत संघ था वो था साम्यवादी देश। पूंजीवादी जिसमें कोई संसाधन है उस पर एक निजी व्यक्ति का हक होता है, वो क्या कहलाता है? पूंजीवादी। साम्यवादी में सरकार के अंडर आती है चीज, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या कहलाएगी? साम्यवादी। तो अमेरिका तो ये कहता था कि पूंजीवादी को बढ़ावा देना चाहिए, पूंजीवादी सबसे अच्छा होता है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है इससे। सोवियत संघ इसके उल्टा कहता था, वे साम्यवादी को बढ़ावा देना चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी होती है। तो इन दोनों में लड़ाई चलती रहती थी कि मेरी विचारधारा ज्यादा अच्छी है, मेरी विचारधारा ज्यादा अच्छी है। इस कारण से भी इनमें तनावपूर्ण स्थिति रहा करती थी, लेकिन फिर भी इनमें युद्ध नहीं हुआ था। अब हमने देखा कि तनावपूर्ण स्थिति बहुत सारे कारणों से इनमें थी, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ था। अब युद्ध न होने का क्या कारण था ये हम देखेंगे। कारण था अवरोध। इसका मतलब होता है रोक और संतुलन। जैसे कि दो पहलवान हैं, अब दोनों पहलवान बराबर पावर के, दोनों में इक्वल ताकत है, तो वो दोनों कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन दोनों में लड़ाई हो जाए, क्योंकि उनको पता है जीते चाहे कोई भी, लेकिन नुकसान दोनों का बराबर ही होने वाला है। अब लड़ाई कब होती है? जब एक तो कम ताकत का होता है और एक ज्यादा ताकत का होता है। तो जो ज्यादा ताकत का होता है वो हमेशा उकसाता है कि हाँ आजा मेरे साथ लड़, आजा मेरे साथ लड़। तो दूसरे वाला होता है वो लड़ने लग जाते हैं और ये हार जाते हैं और दूसरा जीत जाता है। इस तरह से लड़ाई होती है। लेकिन अब हमने पढ़ा था कि अमेरिका था और सोवियत संघ था, ये दोनों बराबर पावर के थे, इनकी अर्थव्यवस्था, इनके हथियार, सारी चीजें इक्वल थी। तो इनको पता था कि अगर हम में लड़ाई हो भी गई तो कोई मर्जी जीत जाए, चाहे अमेरिका जीत जाए चाहे सोवियत संघ जीत जाए, लेकिन फिर भी नुकसान हम दोनों का बराबर ही होगा। इस कारण से लड़ाई करने से हमेशा पीछे हट जाते थे। जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट में ऐसी स्थिति बन रही थी कि लड़ाई हो ही जाएगी, अब तो कोई और चारा ही नहीं है, लड़ाई होकर ही रहेगी, लेकिन फिर भी बाद में दोनों देश पीछे हट गए थे। किस कारण से? अवरोध के कारण से। तो इसे ही हम कहेंगे अवरोध। तो हमारे पास एक शीत युद्ध की डेफिनेशन निकल कर आ चुकी है, मैं समझा देती हूँ आपको। दूसरे विश्व युद्ध की अंत से, यानी कि 1945 से सोवियत संघ के विघटन तक। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ में जो तनावपूर्ण स्थिति रही थी उसे ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन निकल गई, मैं वापिस से रिपीट कर देती हूँ। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से सोवियत संघ के विघटन तक अमेरिका और सोवियत संघ में जो तनावपूर्ण स्थिति रही थी उसे ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसमें युद्ध नहीं हुआ था, अगर विश्व युद्ध हो जाता तो वो थर्ड वर्ल्ड वार कहलाता, लेकिन इसमें युद्ध नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? अवरोध के कारण नहीं हुआ था। युद्ध नहीं हुआ था, इसी कारण से इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। अगर युद्ध हो जाता तो इसे शीत युद्ध हम नहीं कहते, हम इसे कहते थर्ड वर्ल्ड वार, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। छोटी मोटी घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन एक बड़ा भयंकर युद्ध नहीं हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, दोनों जो देश थे उन्होंने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया। टीम किस तरह से बनाना शुरू कर दिया? सबसे पहले टीम उन्होंने बनाना स्टार्ट किया यूरोप में।
अब यूरोप दो हिस्सों में बंट चुका था। आपने मैप में देखा होगा तो इधर वाली साइड है सोवियत संघ, मतलब था किसी टाइम में, अब तो नहीं है, उसका विघटन हो चुका है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और इधर वाली साइड है अमेरिका मैप में। तो यूरोप दो हिस्सों में बंट गया, एक तो पूर्वी, एक हो गया पश्चिमी। अब जो पूर्वी यूरोप है उसमें किसका प्रभाव ज्यादा बढ़ा? सोवियत संघ का, यानी कि यूएसएसआर का प्रभाव ज्यादा बढ़ा। और जो पश्चिमी अमेरिका है उसमें किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा? अमेरिका का प्रभाव ज्यादा पड़ा, यानी कि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ वाली साइड में हो गया और जो पश्चिमी यूरोप है वो अमेरिका वाली साइड में हो गया। यानी कि शीत युद्ध का सबसे पहले अखाड़ा कौन बना? यूरोप। इसके दो टुकड़े हो गए, एक तरह से एक पार्ट था सोवियत संघ की तरफ और दूसरा पार्ट था अमेरिका की तरफ। तो ये चीज तो यहाँ पर हो गई। अब अमेरिका ने क्या किया? इसको एक संगठन का नाम देना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने सोचा कि अगर हम संगठन का नाम देंगे तो सारे साथ में मिलकर रहेंगे और ये सारे मुझसे अलग नहीं होंगे। तो जो पश्चिमी यूरोप वाले देश थे और अमेरिका थे, उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन का नाम था नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इन्होंने एक संगठन बनाया था। ये कब बनाया था? 1949 में बनाया था। और इसमें जब बनाया गया था तो इसमें 12 देश शामिल किए गए थे। और कोई ना कोई संगठन बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य जरूर होता है। तो इसका भी एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो ये देश समझेंगे कि उन सारों पर हमला हुआ है और सारे मिलकर साथ में उसका मुकाबला करेंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब अमेरिका ने तो बना लिया एक संगठन। अब सोवियत संघ ने सोचा मेरे को भी कोई संगठन बनाना चाहिए, नहीं तो मैं उससे पीछे रह जाऊंगा। तो उसने भी एक वार्सा संधि कर ली। ये उसने की थी पूर्वी यूरोप के देशों के साथ में। अब वार्सा संधि हुई थी 1955 में, जबकि जो नाटो का संगठन बना था वो 1949 में बना था। वार्सा संधि हुई थी 1955 में। अब इसका ये था कि जो पश्चिमी यूरोप के देश है उनके साथ यूरोप में मतलब तुलना करनी है, एक तरह से उनका कंपटीशन चलेगा, एक तरह से उनका सामना करना है, उनको हराना है, पीछे करना है और जो पूर्वी यूरोप के देश है उन्हें आगे लेकर आना है। ये कुछ इस तरह से वार्सा संधि का उद्देश्य था। ऐसा नहीं था कि शीत युद्ध का असर सिर्फ और सिर्फ यूरोप पर ही पड़ा, पूरी दुनिया पर ही शीत युद्ध का असर पड़ा था। अब ये तो हमने देखा कि इन्होंने यूरोप के साथ कौन कौन सी संधि की। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत संघ ने एशिया के साथ भी बहुत सारी संधि की थी। जैसे कि अमेरिका की एक बार बात करें तो अमेरिका ने एक संधि की थी SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसके अलावा इन्होंने की सेंटो, केंद्रीय ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। ये अमेरिका ने की थी एशिया के देशों के साथ। अब अमेरिका ने तो संधि कर ली, उसके बाद में सोवियत संघ ने भी सोचा कि मैं एशिया देशों के साथ संधि करूं। तो सोवियत संघ ने चीन के साथ मिलकर वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ भी बहुत सारी संधि की थी। तो ये तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमें एक बात सोचनी चाहिए कि छोटे देशों को आखिर इनके साथ मिलने की क्या जरूरत पड़ी। जैसे एक कोई देश है, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो फिर वो अमेरिका के साथ मिल जाए या फिर वो सोवियत संघ के साथ मिल जाए। बाद में एक और ऑप्शन उभर कर आया था, गुटनिरपेक्ष। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल दो ऑप्शन पढ़ रहे हैं, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ के साथ मिलने वाला ऑप्शन। तो ये जो छोटे देश थे ये इन महाशक्तियों के साथ क्यों मिल रहे थे? क्या कारण थे जो इन्हें महाशक्तियों के साथ संधि करनी पड़ रही थी? तो उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि इनको हथियार मिल रहे थे, दूसरा था आर्थिक मदद मिल रही थी और तीसरा था सुरक्षा का वादा मिल रहा था। ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ। जैसे कि कोई देश है, वो एक तरह से मिल गया, एक एक्स देश है वो मिल गया यूएसएसआर के साथ। एक एग्जाम्पल है, कोई एक्स नाम का देश है, वो सोवियत संघ के साथ उसने संधि कर ली। अब ये देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ है या
ये देश सेकंड वर्ल्ड वार की मार झेल रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था सारी बिगड़ चुकी है और ये सोवियत संघ के साथ इसने कर ली संधि। तो सोवियत संघ कहेगा कि मैं तेरे को हथियार दे दूंगा। अब ये हथियार भी दे रहा है सोवियत संघ इसको। अब अगर ये कोई स्वतंत्र देश अभी अभी बना है, नया देश, तो इसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, अभी डाउन होगी। इसमें उद्योग धंधे भी स्थापित करने पड़ेंगे, परिवहन की सुविधा भी देनी पड़ेगी, हर तरह की सुविधा इसमें उन्नत करनी पड़ेगी। इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। तो इसलिए उसको आर्थिक मदद चाहिए होगी किसी देश से, तो वो कौन देगा, वो इसे सोवियत संघ देगा, क्योंकि इसने इसके साथ संधि की है। और तीसरा था सुरक्षा का वायदा। अब ये नया नया स्वतंत्र हुआ है, तो इसको डर लगेगा कि मैं वापिस से गुलाम ना बन जाऊं। तो इस स्थिति में जो सोवियत संघ है वो उसे सुरक्षा का वादा देगा। इसकी जगह आप अमेरिका भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल है ये एक तरह से, तो इसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। इस कारण से जो छोटे देश थे वो इन महाशक्तियों के साथ संधि कर रहे थे, क्योंकि इनके कुछ निजी स्वार्थ थे। ये अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत करना चाहते थे, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते थे। इस कारण से ये बड़े देशों के साथ यानी कि अमेरिका या फिर सोवियत संघ के साथ मिल रहे थे। अब जो दोस्ती होती है वो दोनों तरफ से होती है। अब एक्स है और वाई है, इन दोनों में दोस्ती हो रही है, तो उसमें एक्स का भी एक निजी हित होगा, इसका भी कोई स्वार्थ होगा, और वाई का भी इसमें कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो एक्स का स्वार्थ तो मैंने आपको बता दिया, वाई का स्वार्थ भी हम बताएंगे। यानी कि जो अमेरिका था या फिर जो सोवियत संघ था वो इन छोटे देशों को अपने साथ क्यों मिला रहे थे, इनको क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि अगर हमने अभी अभी पढ़ा है कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, इनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा था, इसके अलावा इनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा थे, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा था, ये सारी चीजें इनके पास बहुत सारी थी। तो इनको क्या जरूरत पड़ी कि छोटे छोटे देशों को इनके साथ मिलाना पड़ा, इनके साथ इनको संधि करनी पड़ी। तो उसका पहला कारण था प्राकृतिक संसाधन। जैसे प्राकृतिक संसाधन में पेट्रोलियम पदार्थ आ गया या फिर खनिज पदार्थ आ गए। अभी जो खनिज या पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि प्रकृति ने ये देख लिया कि वो देश अमीर है, मैं इसको प्राकृतिक संसाधन दे देता हूँ। वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, अपने भूगोल में भी पढ़ा होगा। तो इसी तरह से जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो अर्थव्यवस्था की एक तरह से नींव का काम करते हैं। जैसे कि परिवहन की सुविधा, परिवहन में अपने को क्या करना पड़ेगा, व्हीकल वगैरह चलाएंगे तो उसके लिए हमें तेल की, पेट्रोलियम पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम कोई उद्योग धंधे लगाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा हमें उद्योग स्थापित करने के लिए ये जो लोहा होता है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। यानी इस तरह से हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें प्राकृतिक संसाधन एक नींव की तरह काम करता है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से अब अमेरिका और सोवियत संघ के पास ये चीज नहीं थी, तो इस कारण से उन्हें छोटे देशों के साथ संधि करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक संसाधन चाहिए था अपने को और ऊपर उठाने के लिए, अपने को और ज्यादा ऊपर बढ़ाने के लिए। दूसरा कारण था भूक्षेत्र। अब जैसे अमेरिका देश है वो इतना बड़ा है, अब अगर उसके पास के देश उसके साथ संधि कर लेते हैं, जैसे इसने इसके साथ संधि कर ली, तो अमेरिका तो ये सोचेगा ये सारा एरिया मेरा है, यहाँ पे मेरा ही राज चलेगा, मैं यहाँ पे जैसे कहूंगा वैसे ही होगा। तो उसको थोड़ा हौसला हो जाएगा कि हाँ मेरा एरिया बढ़ चुका है। तो इस कारण से भी ये दूसरे देशों के साथ संधि किया करते थे। और तीसरा कारण था सैनिक अड्डे का, या सैनिक ठिकाना कह सकते हैं। सैनिक ठिकाना एक तरह से ये हो गया, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूबा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ेंगे, तब आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि कोई देश है, ये है सोवियत संघ और दूसरी वाली साइड है अमेरिका। अब सोवियत संघ सोचेगा कि मेरे को कोई सैनिक ठिकाना ऐसा होना चाहिए जो कि अमेरिका पर नजर रख सके। अब इसके पास में जैसे कोई देश है एक्स, अब ये है तो अमेरिका के पास में, लेकिन ये साथी किसका है, सोवियत संघ का है। तो अमेरिका, सोवियत संघ क्या करेगा, यहाँ पे अपना सैनिक ठिकाना बनाएगा ताकि वो अमेरिका पर अच्छी तरह से नजर रख सके, क्योंकि ये जो एक्स देश है वो अमेरिका की साइड में नहीं है, सोवियत संघ की साइड में है। तो इस तरह से जो छोटे देश होते थे उन्हें अलग अलग हित के कारण उनके साथ मिलाया जाता था। वो अलग कोई भी हित हो सकता है, प्राकृतिक संसाधन का हित हो सकता है, भू क्षेत्र का हो सकता है, या फिर सैनिक ठिकाने का हो सकता है। इस तरह से हमारे पास
शीत युद्ध की एक नींव तैयार हो चुकी है, जिसमें हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है कि शीत युद्ध किस तरह से शुरू हुआ था, इसके क्या क्या आधार थे, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।